जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोग देखेंगे जीव विज्ञान, रेलवे ग्रुप डी या रेलवे के सभी परीक्षाओं के लिए जिसमें भी साइंस आती है, हम लोग देखेंगे जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, उन्हें हम यूथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है पूरी हम लोग करेंगे। और सबसे पहले हमने जीव विज्ञान टॉपिक उठाया है और फिर इसी प्रकार से भौतिक और रसायन दोनों करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जीव विज्ञान में क्वेश्चन अधिक आते हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग इनके क्वेश्चन देखेंगे, समापन करेंगे, उसके बाद फिर दूसरे टॉपिक पे जाएंगे। छोटी छोटी वीडियो में करके हम आपको पूरा साइंस जो प्रीवियस ईयर में आया है उसे करा देंगे ताकि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन जाए। मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप लोगों का अच्छे से रिवीजन हो जाए। वो बुक इतनी मोटी है जिसे देखकर आप लोग रिवीजन नहीं कर पाएंगे। यदि आप हमारे साथ करेंगे तो यकीन मानना जिस दिन पूरी बुक ख़त्म होगी एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के माध्यम पर केंद्रित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आनुवांशिकी। अब देखेंगे आनुवांशिकी कितना बार पूछा गया क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 22 में पूछा गया, 25 में पूछा गया और ये 25 में 2 बार पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सब्जियों, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे इसे कहते हैं हॉर्टिकल्चर। ठीक है, अगला है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? कोशिका के अध्ययन को हम कहते हैं साइटोलॉजी। क्या कहते हैं? साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक है, विटीकल्चर किससे संबंधित है? तो आप बताएंगे विटीकल्चर का संबंध किससे है? अंगूर की खेती से है। किससे है? अंगूर की खेती से है। अगला देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एपिग्राफी का अभिप्राय है। एपिग्राफी का संबंध किससे है? तो शिलालेखों के अध्ययन से है। किससे है? शिलालेखों के अध्ययन से। अब इसमें से थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, आर्निथोलॉजी कंकालों का अध्ययन करते हैं, एपिग्राफी में शिलालेखों का अध्ययन करते हैं, कार्टोग्राफी में मानचित्रों का अध्ययन करते हैं, न्यूमिस्मैटिक में सिक्कों का अध्ययन करते हैं, जिसमें से ये न्यूमिस्मैटिक भी आपका कई बार पूछा गया है दोस्तों। अगला है, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बताएंगे ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन करते हैं, हर्पेटोलॉजी में उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन करते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी में आँखों का चिकित्सा का अध्ययन करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मानव के क्रमिक विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? तो सेरीकल्चर का संबंध किससे है? मछली पालन से है, मच्छी से है, किससे है? तो बताएंगे यहाँ रेशम की खेती से संबंधित है। ठीक है, सेरीकल्चर कुछ कल्चर दिए हुए हैं। सेरीकल्चर तो आपका हो गया रेशम से। पीसी कल्चर बहुत पूछा जाता है, तो किससे है पीसी कल्चर? मत्स्य पालन से है। एपी कल्चर मधुमक्खी पालन से है। एवी कल्चर पक्षी पालन से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, सेरीकल्चर किससे संबंधित है? तो अभी देखा है हम लोगों ने, रेशम के कीड़ों के पालन से संबंधित है। 9 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो आंसर हो जाएगा इथोलॉजी। क्या हो जाएगा? इथोलॉजी। इसमें देखेंगे कुछ डिफिनीशन दी हुई हैं चीज़ें और भी पेपर के दृश्य से। इटियोलॉजी में रोगों के कारणों का अध्ययन करते हैं, एंटोमोलॉजी में कीटों का अध्ययन करते हैं, इथोलॉजी में पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन करते हैं, इथनोलॉजी में मानव जाति का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आगे देखेंगे, हीमेटोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो बताएंगे रक्त का अध्ययन करते हैं। हीमेटोलॉजी में रक्त का अध्ययन करते हैं।
देखेंगे दोस्तों अगला 11 नंबर, निम्न में से किसमें मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। मनुष्य का अध्ययन एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं, याद रखना एंथ्रोपोलॉजी में करते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 12 नंबर, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है। तो इसे क्या नाम से जानते हैं हम लोग, इसे कहते हैं भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं, भ्रूण विज्ञान। अगला क्वेश्चन है पौधों में 13 नंबर, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण में संक्रमण से सामना करते हैं कहलाते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोपैथोलॉजी। ठीक है, यहाँ इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला है 14 नंबर, जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है। एनटीपीसी में पूछा गया है ये। तो ये आता है एडाफोलॉजी। किस में आता है, एडाफोलॉजी। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग 15 नंबर, 15 नंबर देखेंगे, कह रहा है निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है। तो ये हो जाएगा एंडोलॉजी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एंडोलॉजी। 16 नंबर है निम्न में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है। तो आंसर इसका हो जाएगा हेपेटोलॉजी। दोस्तों मेरा मुख्य उद्देश्य आपका रिवीजन कराना है, ठीक है, तो इसलिए मैं जल्दी से आपका रिवीजन कराऊंगा। और यदि वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों में शेयर करिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिल सके और भी अच्छे से वीडियो ला पाऊँ। अगला है 17 नंबर, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहा जाता है। तो इसे कहते हैं हम वर्गीकरण विज्ञान। क्या कहते हैं, वर्गीकरण विज्ञान। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है, तो बोलेंगे जानवरों का अध्ययन है। किसका, जंतु विज्ञान, जानवर। तो समझ में आ रहा है। अगला है विज्ञान की एक शाखा जो जीव या पृथ्वी से परे मौजूद जीव की संभावनाओं से संबंधित है, उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्सोबायोलॉजी। क्या हो जाएगा, एक्सोबायोलॉजी। देखेंगे अगला क्वेश्चन 20 नंबर, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है। तो आप बोलेंगे इसका आंसर हो जाएगा प्राइमेटोलॉजी। क्या हो जाता है, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी के अंतर्गत मानव जैसे प्रजातियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, अगला है 21 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है। तो मकड़ियों के अध्ययन के लिए क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन एरेक्नोलॉजी, एरेक्नोलॉजी। अगला है एपिकोलॉजी में क्या होता है, मधुमक्खियों का अध्ययन। और साइनोलॉजी में कुत्तों का अध्ययन, साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। अगला हो जाएगा 22 नंबर, सौरोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। तो सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है, छिपकली का अध्ययन। 23 नंबर देखेंगे, कह रहा है डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृत का चित्रण दर्शाते अनुसंधान के से तैयार करता है। इसका आंसर हो जाएगा एथनोग्राफी। क्या हो जाएगा, एथनोग्राफी। देखेंगे 24 नंबर क्या कह रहा है क्वेश्चन। 24 नंबर में आया था प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चित्रों के अध्ययन का विज्ञान कहलाता है। तो ये जीवाश्म विज्ञान कहलाता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछा गया है, देखो आप। अगला क्वेश्चन है
पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पादप मतलब पेड़ पौधे, तो पौधों का अध्ययन किया जाता है। अगला है ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ऑन्कोलॉजी में ये बहुत पूछा जाता है। ऑन्कोलॉजी कैंसर। अगला है कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान जो है कुकुरमुत्ता जो होता है इसका अध्ययन किया जाता है। कुकुरमुत्ता, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कवक विज्ञान कुकुरमुत्ता। अगला है 28 नंबर, माइकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? ये कवक जो होते हैं अपना माइका समझ लेते हैं, तो कवक हो जाएगा कवक। माइकोलॉजी कवक, ठीक है। अगला है ओनिरोलॉजी किसका अध्ययन करते हैं? तो सपने का अध्ययन करते हैं। ओनिरोलॉजी में सपने का अध्ययन करते हैं। अगला है टॉक्सिकोलॉजी में किसका अध्ययन करते हैं? तो जहर का अध्ययन करते हैं, जहर का। अगला क्वेश्चन है टैक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है। टैक्सोनॉमी जो होती है जैव विविधता से संबंधित है। किससे संबंधित है? जैव विविधता से संबंधित है। इसका आंसर हो जाएगा 31 का, जैव विविधता। अगला 32 नंबर हो जाएगा। 32 नंबर में कह रहा है बायो सिस्टमैटिक्स का उद्देश्य क्या है? तो ये 2018 में पूछा गया है। आप लोग इसका आंसर कमेंट करिएगा, ठीक है। अगला है 33 नंबर, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ऊतक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊतक विज्ञान। अगला है जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो इसमें आंसर हो जाएगा इकोलॉजी। तो देखेंगे दोस्तों, हम लोग 34 क्वेश्चन तक कर लिए हैं, आगे देखेंगे। 35 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूत्रीय विभाजन के परिणाम का यथार्थ रूप से वर्णन करता है? तो ये जनक कोशिका के समरूप 2 द्विगुणित संतति कोशिकाएं उत्पन्न करता है। अगला हो जाएगा 36 नंबर, कोशिका कला को कोशिका का सक्रिय भाग क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह कोशिका के समुचित कार्य के लिए आवश्यक पदार्थों के प्रवेश और निवास की नियंत्रित करता है। तो बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन। अगला देखेंगे हम लोग 37 नंबर। 37 नंबर क्या कह रहा है? सुकेंद्रकी कोशिका में आनुवांशिक जानकारी संवहन करने वाली सूत्रवत संरचनाएं मुख्यतः डैश में पाई जाती हैं। तो केंद्रक में पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? केंद्रक में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है केंद्रक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केंद्रक के संबंध में कौन सा सही है? तो आपका हो जाएगा डी ऑप्शन, केंद्रकीय झिल्ली में रंध्र होते हैं। रंध्रकार क्या करते हैं? जैसे क्या होता है रंध्र जो होते हैं छोटे छोटे छिद्र होते हैं। जो घास में देखा होगा, सुबह की घास जो होती है बिल्कुल गीली हो जाती है, वो इन्हीं रंध्रों के कारण होती है। क्या होता है रात में धीरे धीरे पानी ऊपर की ओर आता है और वो बाहर की ओर निकल जाता है, इसलिए क्या होती है घास जो होती है गीली सुबह हो जाती है, देखा होगा। अगला है प्लाज्मा झिल्ली डैश से बनी होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा प्रोटीन और लिपिड दोनों से बनी होती है। अगला क्वेश्चन है परंपरागत रूप से जिस जनन कोशिका में भोजन का भंडार संचित होता है उसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम मादा युग्मक कहते हैं। क्या कहते हैं? मादा युग्मक। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर, तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने निम्नलिखित कथन दिया है? सभी कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। तो किसने दिया था? देखेंगे यहाँ ऑप्शन है, तो दिया था रोडोल्फ विर्चो। तो रोडोल्फ विर्चो ने दिया था। अगला है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग का अपना डीएनए और राइबोसोम होता है? तो किसका होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसका? माइटोकॉन्ड्रिया।
अगला क्वेश्चन है, कोशिका में केंद्रक के अतिरिक्त निम्न में से किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो ये होते हैं किसके? लवक और माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, यूकैरियोट में निम्नलिखित में से कौन सा एक दोहरी झिल्ली द्वारा कोशिका द्रव्य में से अलग होता है और यह कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केंद्रक। क्या हो जाएगा? केंद्रक। अगला है, एटीपी के विखंडन से एक निश्चित मात्रा में ऊर्जा मोचित होती है जो कोशिका के अंदर होने वाली आंतरोशी क्रियाओं का परिचालन कर सकती है। तो इसका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है, प्राकेंद्र की कोशिका की विसंगतताओं से संबंधित सही कथन बताओ। विसंगतियाँ जो होती हैं उसी से पूछ रहा आपसे। तो इसमें हो जाएगा, इनमें एक ही गुणसूत्र होता है, यही कारण है, इसमें एक ही गुणसूत्र होता है। यहाँ मैच करने वाला हो जाएगा, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, जिसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, मैच कर लीजिएगा थोड़ा सा, क्योंकि मैच करने वाले क्वेश्चन कभी कभी डाल देता है। अगला है 48 नंबर, कह रहा है, खुरदुरी अंतर्द्रव्यीय जालिका माइक्रोस्कोप के नीचे खुरदरी दिखती है क्योंकि इसकी सतह पर डैश नामक कण जुड़े होते हैं। तो कौन से होते हैं? राइबोसोम। इसका आंसर हो जाएगा राइबोसोम। आगे देखेंगे 49 नंबर दिया है, निम्नलिखित में से क्या एक झड़ाकर संरचना है जो केंद्रक में तभी पाई जाती है जब कोशिका विभाजित होने वाली होती है? तो इसमें हो जाएगा गुणसूत्र। क्या हो जाएगा? गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है, कोशिकाओं में कितने प्रकार की अंतर्द्रव्यीय जालिकाएं होती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की होती हैं। आगे देखेंगे दोस्तों, थोड़ा सा फास्ट करेंगे हम लोग। कोशिका की आंतरिक सभी गतिविधियां और कोशिका की पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया प्रायः प्रत्येक कोशिका में देखी जाने वाली 3 महत्वपूर्ण विशेषताओं के कारण संभव होती है। यह 3 विशेषताएं कौन सी हैं? तो आपका आंसर हो जाएगा इसका डी ऑप्शन, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक और कोशिका द्रव्य। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसके संकुचन और शिथिलीकरण के परिणाम स्वरूप अंग में गति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पेशीय कोशिकाएं। पेशीय कोशिकाएं। 53 नंबर में हो जाएगा, वे जीव जिनमें केवल एक कोशिका होती है उसे कहते हैं एक कोशिकीय। ठीक है, एक कोशिकीय। अगला है 54 नंबर, कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली और अन्य कोशिकांगों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? तो इसमें कह रहा है, प्राकेंद्र की कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, मतलब नहीं होती है, यही सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 55, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान एक कोशिका विभाजित होकर डैश नई कोशिकाएं बनाती है, उसे कितनी कोशिकाएं बनाती हैं नई? तो 4 कोशिकाएं बनाती हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो ये है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। किसके द्वारा? अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है। 57 नंबर देखेंगे दोस्तों, कौन सा अंतरकोशिकीय परिवहन के लिए मार्ग और विनिर्माण सतह दोनों के रूप में कार्य करता है, उसे कहते हैं अंतर्द्रव्यीय जालिका। वे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम प्रोकैरियोटिक कहते हैं। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक से क्वेश्चन काफ़ी बनता है दोस्तों। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा
माइटोसिस के सूत्रीय विभाजन का प्रथम चरण है, जो इंटरफेस से S और G2 अवस्थाओं का अनुसरण करता है, उसे कहते हैं प्रोफेज। क्या हो जाएगा? प्रोफेज। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य है? कोशिका झिल्ली का प्राथमिक कार्य क्या होता है दोस्तों? तो यहाँ दिया हुआ है, कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को विनियमित करना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर, कौन सी प्रक्रिया गैर प्रजनन कोशिकाओं की तुलना में प्रजनन कोशिकाओं में डीएनए की आधी मात्रा सुनिश्चित करती है? तो इसे कहते हैं अर्धसूत्रीय विभाजन। अर्धसूत्रीय विभाजन। अगला हो जाएगा, कोशिका के तरल पदार्थ के लिए प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा था? तो ये परकिंजे ने गढ़ा था। किसने? पुरकिंजे मिलता है, परकिंजे, जो भी मिले आप लगा देना। अगला है 63 नंबर, कौन सा कोशिकांग कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों में पदार्थों के परिवहन के लिए एक चैनल के रूप में कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्या हो जाएगा? अंतर्द्रव्यीय जालिका। आगे देखेंगे, जीवों की मूल निर्माण इकाई कौन सी है? तो ये है कोशिका। क्या है? कोशिका। आगे देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विसरण द्वारा कोशिका झिल्ली के पार संचलन कर सकता है? तो ये है आपका ऑक्सीजन। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है ये ऑक्सीजन। ये 65 नंबर इम्पोर्टेंट, काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में आए हैं तो ये तो सभी इम्पोर्टेंट, लेकिन जो कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं तो वो हैं। कह रहा है, एक संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या किस प्रक्रिया द्वारा आधी हो जाती है? तो ये अर्धसूत्रीय विभाजन के द्वारा आधी हो जाती है। आगे देखेंगे, आगे दोस्तों, विभिन्न कोशिकांग जैसे सूत्रकणिका, राइबोसोम आदि मिलकर जीवन की मूलभूत इकाई का निर्माण करते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो कोशिका ही कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, SER का पूर्ण रूप क्या है? जो कि एक कोशिकांग है तथा जो कोशिका कार्य के लिए महत्वपूर्ण वसा अणुओं अथवा लिपिड के निर्माण में सहायता करता है, उसे कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर, निम्न में से कौन सा कोशिकीय घटक अधिकांश प्राकेंद्रकियों में मौजूद नहीं होता? इसे कहते हैं केंद्रक झिल्ली। क्या कहते हैं? केंद्रक झिल्ली। अगला है, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई संरचना क्या है? तो यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला है, प्राकेंद्रकी कोशिका की कुछ विशेषताओं का उल्लेख नीचे किया गया है, दिए गए विकल्पों में गलत विकल्प का चयन करें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, झिल्लीबद्ध कोशिकांगों की मौजूदगी। अगला है, निम्नलिखित किस प्राणी ऊतक में चपटी कोशिकाएं होती हैं? तो चपटी कोशिकाएं सिल्की उपकला में होती हैं। कहाँ होती हैं? सिल्की उपकला में होती हैं। अगला क्वेश्चन है 73 नंबर, कशेरुकियों की यकृत कोशिकाओं में SER द्वारा कौन सा महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है? तो इसमें आप बताएंगे, ए ऑप्शन हो जाएगा औषधियों और विषों का निराविषीकरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 74 नंबर, कौन सा कोशिकांग विषाक्त पदार्थों और औषधियों के जहरीले प्रभाव को खत्म कर देता है? तो ये हो जाएगा आपका अंतर्द्रव्यीय जालिका। क्या हो जाएगा? अंतर्द्रव्यीय जालिका। आगे देखेंगे 76 नंबर,
यूकैरियोटिक कोशिकाओं में के निम्न में से किस कोशिकांग को आत्मघाती थैली कहते हैं। अब देख सकते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन 76 नंबर कितनी बार पूछा गया है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसे कहते हैं यूकैरियोटिक कोशिका में? तो ये कहते हैं लाइसोसोम को। किसको? लाइसोसोम। अगला है लाइसोसोम। लाइसोसोम स्वान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत निम्नलिखित में से किस जीवों पर लागू नहीं होता कह रहा। तो ये विषाणुओं पर लागू नहीं होता। किस पे? विषाणुओं पे लागू नहीं होता। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 78 नंबर। रॉबर्ट हुक द्वारा कोशिका की खोज किस प्रकार की गई थी? तो ये भी कई बार क्वेश्चन मिलता है, रॉबर्ट हुक वाला। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्क का निरीक्षण करते हुए। कार्क का निरीक्षण करते हुए। अगला क्वेश्चन है कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। याद रखना कि कोशिका की खोज किसने की थी, तो बताएंगे रॉबर्ट हुक ने की थी। अगला क्वेश्चन है केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? उसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। इसको भी याद रखना, ये भी क्वेश्चन याद रखना, बहुत बार पूछा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति के से अलग होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डिप्लाज्मोलिसिस, साइटोलिसिस, प्रकाश संश्लेषण, प्लाज्मोलिसिस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखेंगे डी ऑप्शन हो जाएगा। इसका आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा, प्लाज्मोलिसिस। ठीक है। अगला हो जाएगा डैड डैश। कोशिका के पावर हाउस के रूप में जाना जाता है। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। देखिए कितने बार पूछा गया क्वेश्चन। अभी 24 में पूछा गया, 21 में पूछा गया, 22 में पूछा गया, तो बार बार पूछा जा रहा। तो आगे भी आपकी परीक्षाओं में आने की उम्मीद है। ये वीडियो जो NTPC जिनका मेंस लगा है उनके भी लिए है, और जिनका आगे आने वाली परीक्षाएं हैं, ALP है, बहुत सारी परीक्षाएं रेलवे में, तो सबके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। क्योंकि रेलवे जो है प्रीवियस ईयर में काफ़ी ध्यान देता है और क्वेश्चन को रिपीट करता है। कोशिका का वह बाह्यतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से अलग करता है? तो ये हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली। क्या हो जाएगा? प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन 84 नंबर है। इक्वेटोरियल प्लेट पर कोशिका के केंद्रक में गुणसूत्रों का संरेखण माइटोसिस के किस चरण का गठन है? तो आप बताएंगे मेटाफेज का है। किसका है? मेटाफेज। अगला है स्वतंत्र अस्तित्व के समक्ष जीव की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो कोशिका है। अगला 85 नंबर हो गया। 86 देखेंगे। जीव की मूल इकाई क्या है? तो जीव की मूल इकाई कोशिका होती है। देखिएगा दोस्तों, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको ध्यान देना। जीव की मूल इकाई क्या है? तो ये कोशिका है, कोशिका। अगला क्वेश्चन है पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो ये गोल्जी काय। क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी झिल्ली संयोजित थैली पाचन एंजाइमों में भारी होती है? तो ये होती है लाइसोसोम। क्या होता है? लाइसोसोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। राइबोसोम डैश बनाते हैं, तो ये बनाते हैं राइबोसोम क्या बनाते हैं? तो ये प्रोटीन बनाते हैं। आगे देखेंगे प्रोटोप्लाज्मा शब्द किसने गढ़ा? ये क्वेश्चन भी अच्छा है। तो ये गढ़ा है जोहान्स इवानिजलिस्टे पुरकिंजे। पुरकिंजे याद रखना, प्रोटोप्लाज्मा जो है पुरकिंजे। अगला क्वेश्चन है 91 नंबर। कोशिका की एक प्रकार की अवशिष्ट निस्तारण प्रणाली है,
वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकांगों को पचाकर कोशिका को साफ करने में मदद करते हैं। उन्हें कहते हैं हम, क्या कहते हैं? 91 का आंसर हो जाएगा बी, लाइसोसोम। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 92 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनेल किसी भी बाह्य सामग्री को पचाकर कोशिका को साफ करने में सहायक होता है, साथ ही कोशिकांग को क्लांत भी करता है। तो हो जाएगा लाइसोसोम। दोस्तों बोलते बोलते थक भी जाते हैं लोग, ठीक है, मेहनत लगती है बोलने में, तो इसलिए थोड़ा सा आप लोग वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें हौसला मिल सके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा, ये तो हो गया है, 93 नंबर देखेंगे। 93 नंबर मिलान करने वाला है, आप लोग थोड़ा सा इसको देख लीजिए। 94 नंबर हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? क्या है ये दोस्तों? यहाँ ज़रूर ध्यान दिया करें, कह रहा है कि नहीं। ये यहाँ से क्वेश्चन हाँ और नहीं में बहुत गलत होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा अर्धसूत्रण में परिणाम स्वरूप परिणामी कोशों में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। अगला हो जाएगा, किसी कोशिकांग को कोशिका का मास्टर कहा जाता है। ये भी बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिक को। ठीक है, नाभिक को। किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? तो ये नाभिक ही है। क्या है? नाभिक। अगला है 97 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है? तो ये राइबोसोम को कहा जाता है। किसको? तो राइबोसोम को कहा जाता है। आगे देखेंगे 98 नंबर, कह रहा निम्न में से क्या प्रोटीन संश्लेषण के लिए एक स्थल के रूप में कार्य करता है? तो ये राइबोसोम होता है। क्या हो जाएगा? राइबोसोम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा केवल समसूत्रण का, केवल समसूत्रण का। अगला देखेंगे हम लोग 100 नंबर है, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? तो ये है न्यूरॉन। क्या है? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन हो जाएगा 101 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में होने वाला अणु है? तो ये है जल। कोशिका में जल जो होता है अधिक मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सा सुमेलित है? लाइसोसोम। लाइसोसोम को तो आप जानते हैं आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, तो पहले का सी ही हो जाएगा, जिसमें पहले का सी तो 2 में मिल रहा है। तो आगे देखेंगे आप, माइटोकॉन्ड्रिया जो होती पावर हाउस होता है, तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। तो इससे मेल कर देंगे तो कौन सा हो जाएगा, मैच कर लेंगे। तो मैच करने वालों में जो आता है, अगर 1-2 आपको आ रहे हैं तो फिर आसानी से मैच कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कोशिका प्रकार्यात्मक क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है? तो ये करता है केंद्रक। क्या करता है? केंद्रक। अगला क्वेश्चन है, सूत्री विभाजन के चरण का नाम बताइए जिसके दौरान विभाजित सेल के गुणसूत्र मध्य रेखा पर स्थित होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा मेटाफेज। क्या हो जाएगा? मेटाफेज। दोस्तों एक अंतिम क्वेश्चन मैं देते हैं, आप लोग उसको कमेंट करिएगा वीडियो में कि मनुष्य की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? इसको वीडियो में कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी है इससे कमेंट करके बताइए, और यदि अच्छी लगी है वीडियो और तो अपने दोस्तों में शेयर करिएगा इसको, ताकि अधिक से अधिक लोग रिवीजन कर सकें। अपना प्यार इस चैनल के लिए बनाए रखिएगा ताकि हम भी मोटिवेट रहें। अंतिम तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।